आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले के बारे में जिसने भारत में हंगामा मचा दिया था, केरल नन केस। ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया था। यह मामला न केवल एक अपराध की कहानी है, बल्कि यह समाज में धर्म के नाम पर होने वाले अपराधों की कहानी है। केरल के कोट्टयम में सेंट पियर्स 10 कॉन्वेंट के कुएं से सिस्टर अभया की लाश मिली। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी। शरीर पर मिले चोटों और घावों ने हत्या का इशारा किया। फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हुई जो 28 साल बाद खत्म हुई। इस दौरान कई अजीब घटनाएं हुईं, जिससे मामला बहुत जटिल हो गया। 27 मार्च 1992 को केरल के शांत शहर कोट्टायम में एक दिल दहलने वाली कहानी शुरू हुई। कोट्टायम में कई ईसाई धर्म के कॉन्वेंट हैं, जहां लोग पढ़ाई करने और नन बनने के लिए आते हैं। उनमें से एक था सेंट पियर्स 10वें कॉन्वेंट। इस कॉन्वेंट में कई युवा महिलाएं पढ़ाई कर रही थीं। उनमें से एक 21 साल की सिस्टर अभया थी, जो भगवान की सेवा करने और दूसरों की मदद करने के लिए कॉन्वेंट में आई थी। साथ ही वह एक कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी। परीक्षाएं चल रही थीं, इसलिए सिस्टर अभया ने सुबह पढ़ाई करने का फैसला किया। वह अलार्म लगाकर सो गई और 4 बजे उठ गई। कॉन्वेंट में दोस्तों से मिलने के बाद वह पढ़ाई शुरू करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने ब्रेक लेने के लिए किताबें छोड़ीं और पानी पीने के लिए रसोई चली गई। सुबह जब अन्य नन उठे तो उन्हें सिस्टर अभया नहीं मिली। यह उन्हें अजीब लगा। रसोई में जाकर देखा तो पानी की बोतल और खुली प्लेट मिली। सिस्टर अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास और दूसरी कॉन्वेंट के कुएं के पास थी। एक नन कुएं के पास गई और सिस्टर अभया की लाश देखकर चौंक गई। पुलिस को बुलाया गया और सिस्टर अभया की लाश को कुएं से निकाला गया। फोटोग्राफर ने तस्वीरें लीं। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने सिस्टर अभया के शरीर पर कट और चोटों के निशान देखे। सिर पर गंभीर चोट पाई गई। मौत का कारण डूबना बताया गया, लेकिन सिर पर चोट होने के बावजूद आत्महत्या की संभावना भी जताई गई। लोगों को यह समझ नहीं आया कि सिस्टर अभया ने अलार्म बजाकर अपनी जान क्यों ली। यह बात कई लोगों को अजीब लगी। सिस्टर अभया के पोस्टमार्टम में शरीर पर चोटें और सिर पर गंभीर घाव मिले। मौत का कारण डूबना बताया गया, लेकिन आत्महत्या और हत्या की संभावना भी रही। लोगों को लगा कि कोई सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, खासकर क्योंकि यह घटना एक कॉन्वेंट में हुई थी। सिस्टर अभया की मौत एक ऐसे स्थान पर हुई जहां लड़कियां धर्म और पढ़ाई के लिए आती थीं। यह घटना बहुत ही चौंकाने वाली थी। जोमोन पुथेन पुरैकल समुदाय ने 16 अप्रैल को न्याय की तलाश के लिए एक समिति बनाई। मामला सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि सिस्टर अभया की मौत आत्महत्या थी, लेकिन तब तक उन्हें दफनाया जा चुका था। केरल में यह मामला बड़ा मुद्दा बन गया। मीडिया में कहानियां छाई थीं और लोग राज्य भर में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। नुन्स से लोग नाराज थे, इसीलिए इसे सीबीआई को दे दिया गया। नुन्स के प्रति लोगों में असंतोष था। इसके बाद इस मामले को सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। सीबीआई ने मामला अपने हाथ में लिया और नई जांच शुरू की। उन्होंने नए सुराग ढूंढे और पुराने गवाहों से बात की, लेकिन फिर एक चौंकाने वाली बात हुई। सीबीआई अधिकारी वर्गीस पी थॉमस ने 1994 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन पर इस मामले को आत्महत्या बताने का दबाव था। इससे परेशान होकर उन्होंने 9 साल पहले ही नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मामला इतना उलझ क्यों है। सीबीआई ने लंबे समय तक जांच की, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने कई परीक्षण किए। उन्होंने सिस्टर अभया के आकार और वजन की गुड़िया बनाई और उसे कुएं में फेंका। उन्होंने देखा कि गुड़िया कहाँ घायल हुई और उन चोटों की तुलना सिस्टर अभया के घावों से की, लेकिन इन परीक्षणों के बाद भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसलिए जांच शुरू होने के 3 साल बाद 1996 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हत्या का मामला है, लेकिन दोषी नहीं मिला। 4 साल बाद भी पुलिस और सीबीआई को कुछ नहीं पता चला। इसलिए पुरानी रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया और नई सीबीआई टीम ने काम शुरू किया। 3 साल बाद 1999 में नई सीबीआई टीम ने निष्कर्ष निकाला कि सिस्टर अभया की मौत हत्या थी।
इस नतीजे का मुख्य कारण मेडिकल रिपोर्ट था। इस बार 3 डॉक्टरों ने शरीर की जांच की। उन्हें कई चोटें मिलीं जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं थीं। पहले इन चोटों को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन कॉन्वेंट की कई नन्स ने सिस्टर अभया के शरीर पर और भी चोटें देखी थीं। भी ऑगस्टीन, जिस अधिकारी के बारे में मैंने पहले बात की थी, उसने घटनास्थल पर एक फोटोग्राफर को भी बुलाया था। फोटोग्राफर ने बहन अबाया के शरीर की बारीकी से जांच की और तस्वीरें ली थीं, जिसमें चोटों के अतिरिक्त निशान दिखाई दिए, जिनका उल्लेख पहले की रिपोर्ट या पोस्टमार्टम में नहीं किया गया था। 7 साल की जांच के बाद यह साफ हो गया कि सिस्टर अभया की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, किसने यह हत्या की? इसका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। सीबीआई ने माना कि सिस्टर अभया की मौत हत्या थी, लेकिन उन्हें हत्यारे का नाम नहीं पता था। अदालत ने फिर से इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। 2005 में एक नई टीम बनाई गई और फिर से जांच हुई। इस बार भी कहा गया कि हत्यारों का पता नहीं चल सका। अदालत ने फिर से इस रिपोर्ट को नकार दिया। कॉन्वेंट के लोग गुस्से में थे। कई तरह की अफवाहें और संदेह फैलने लगे। कुछ अखबारों ने लिखा कि पहली जांच ठीक से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिस्टर अभया को जल्दी दफना दिया गया, उसके कपड़े जला दिए गए और डायरी भी नष्ट कर दी गई। लोगों को लगा कि सिस्टर अभया का पोस्टमार्टम पूरा नहीं हुआ। शक्तिशाली लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। केरल में कई तरह के संदेह और अफवाहें फैल गए। ये मामला 15 साल होने के बाद भी अनसुलझा था, इसलिए 2007 में नई टीम ने फिर से जांच शुरू की। सिस्टर अभया मामले में कई गवाह थे, लेकिन कुछ गवाहों ने अपनी गवाही बदल दी। कुछ गवाहों की मौत हो गई। कई संदिग्धों पर शक किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ भी ठोस सबूत नहीं मिले। 1992 का एक साधारण चोर अदक्का राजू, उसकी गवाही पर सचमुच भरोसा किया जा सकता था। आश्चर्य की बात यह है कि न केवल उसके बयान को गंभीरता से लिया गया, बल्कि इसने मामले की पूरी दिशा ही बदल दी। डकार राजू ने माना कि वह एक चोर था। उसने 1992 के आसपास चोरी की। वह जगह जगह से चोरी करता था। चोरी की चीजें बेचकर वह अपना और परिवार का गुजारा करता था। 27 मार्च को राजू नामक एक चोर सेंट पियस 10वें कॉन्वेंट में गया। उसका प्लान था कॉन्वेंट की छत पर चढ़ना। वहां से तांबे की छड़ें और तार चोरी करने थे। इन्हें बेचकर पैसे कमाने की योजना थी। वह रात के अंधेरे में चोरी करने पहुंचा, लेकिन वहां उसने जो देखा वह इतना अनोखा था कि वह दृश्य उसके दिमाग में सालों तक रहा। राजू ने देखा कि एक व्यक्ति रात में कॉन्वेंट में घुस रहा है। वह व्यक्ति फादर थॉमस कोट्टूर था। राजू के मन में सवाल आया, एक फादर लड़कियों के कॉन्वेंट में रात में क्या कर रहा है? अड़ाकर राजू ने दावा किया कि उसने फादर पुत्रिकाएल एंड सिस्टर सैफी को भी उस रात कॉन्वेंट देखा। पहले राजू का काम करने का तरीका बहुत सरल था। वह अलग अलग जगहों से सामान चुराता और उसी रात उन्हें कबाड़ी को बेच देता था। जब उसने यह अजीब घटना देखी तो वह असहाय महसूस करने लगा कि क्योंकि वह अगले दिन चोरी करने के लिए वहां गया था। उन्होंने सिस्टर अभया के बारे में पढ़ा और फिर उनके मामले पर पुलिस की टिप्पणियां देखीं। तभी उन्हें महसूस होने लगा कि सचमुच कुछ गड़बड़ है। वह रात को चोरी करने गया था और अगर उसने उस रात के बारे में किसी को बताया तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। डकार राजू ने कुछ आश्चर्यजनक किया। वह पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि उसने उस रात क्या देखा। जब पुलिस ने राजू कहानी सुनी तो उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राजू पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था राजू ने रात में चोरी करने के लिए कॉन्वेंट में घुसा। वहां उसने एक नन से टकराया। नन की चीख सुनकर राजू ने उसे मार डाला। फिर उसने शव को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद राजू को 58 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसे कई तरह की यातनाएं दी गईं। राजू ने कहा कि मुझ पर हत्या का दोष अपने ऊपर लेने के लिए दबाव डाला गया और मुझे रिश्वत, पैसा, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद और यहां तक कि एक घर की भी पेशकश की गई थी। राजू ने अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके दोस्त शमीर को भी प्रताड़ित किया गया। उन पर दबाव डाला गया कि वे राजू को दोषी ठहराएं, लेकिन राजू और शमीर ने अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने अपराध कबूल करने से इनकार कर दिया। जब राजू ने पैसे का लालच देकर उनकी बात नहीं मानी तो उन पर कई झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़े रहना जारी रखा। इस मुश्किल समय में राजू की ईमानदारी ने उन्हें मजबूत बनाया।
वह अपने सच पर कायम रहा। अदालत ने भी उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की। इससे मामला एक नए दिशा में बदल गया। सीबीआई के पास अब 2 मुख्य शक किए गए थे, फादर थॉमस कोट्टूर, फादर जोस पुत्रिक कायल। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने फादर थॉमस कोट्टूर का स्कूटर कॉन्वेंट के पास खड़ा देखा था। 26 मार्च की रात को पड़ोसी चाय पीने के लिए दुकान पर गया। आधी रात को वापस आकर उसने कॉन्वेंट के बाहर स्कूटर देखा। पहले उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में दबाव में आकर उसने अपनी बात बदल दी। राजू ने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस को पहले से ही कुछ संदिग्धों के बारे में पता था। उन्होंने आगे जांच नहीं की। सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर राजू सच कह रहा था तो फादर कोट्टूर उस रात कॉन्वेंट में क्या कर रहे थे? एक अफवाह फैलने लगी कि फादर थॉमस कोट्टूर ने अपने एक मित्र से कहा था कि वह और कॉन्वेंट की सिस्टर सेफी शादीशुदा जोड़े की तरह हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने इसी तरह के दावे किए थे। कॉन्वेंट ननों ने इस पर आपस में चर्चा की और बाहर की अन्य ननों ने भी अपने विचार साझा किए। आखिरकार 2008 में राजू के बयान के आधार पर फैसला सुनाया गया। सीबीआई ने इस हत्या मामले में 3 मुख्य आरोपी फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर जोसे पुत्रिक कायल को बताया। इसके बाद आरोपी के वकील ने गवाह राजू को एक पेशेवर अपराधी के तौर पर पेश करके उसे कमजोर करने की कोशिश की। अदालत में राजू के खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले दिखाए गए, जिनमें से ज्यादातर में वह शामिल था। राजू ने अपने अतीत को नहीं छिपाया, जिससे वकील की दलील कमजोर हो गई, क्योंकि उसने अपने पुराने अपराधों को स्वीकार कर लिया था। राजू ने अपनी गवाही में मजबूती से खड़ा रहा। वह सिस्टर अभया की हत्या के लिए न्याय चाहता था। उसके बयान के कारण 3 आरोपियों को बेंगलुरु भेजा गया, फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर जोस पुत्रिक कायल। उन्हें नार्को टेस्ट से गुजरना पड़ा। इसका जांच डॉक्टर मौलिनी ने टेस्ट किया। परीक्षणों के नतीजे 3 सीडी में रिकॉर्ड किए गए थे, जिन्हें फिर केरल की अदालत और हाई कोर्ट में भेजा गया। नार्को परीक्षण के दौरान मौजूद सभी लोगों पर सवाल उठाए गए थे। सभी ने कहा कि सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद फिर से सीडी की जांच के लिए इसे सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी भेजा गया। यहां सीडी की जांच की गई ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। सीडीआईटी ने पता लगाया कि पहली सीडी फादर थॉमस कोट्टूर की है। इसमें 30 मिनट और 50 सेकंड की पूरी रिकॉर्डिंग थी, जो 30 से ज्यादा बार संपादित की गई थी। फादर जोस पुत्रिक कायल की सीडी 40 मिनट और 55 सेकंड लंबी थी, जिसे 19 बार संपादित किया गया था। सिस्टर सेफी की सीडी 18 मिनट और 42 सेकंड की थी और इसे 23 बार संपादित किया गया था। छेड़छाड़ की घटना के बाद केरल हाई कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिनों के भीतर नार्को परीक्षण से संबंधित मूल सीडी अदालत में पेश करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर जोस पुत्रिक कायल के नार्को टेस्ट की मूल रिकॉर्डिंग केरल में एक स्थानीय टीवी स्टेशन पर दिखा दी गई। मूल नार्को परीक्षण रिकॉर्डिंग से पता चला कि फादर थॉमस कोट्टूर और फादर जोस पुत्रिक कायल ने अपने नार्को टेस्ट में बताया कि उन्होंने हत्या कैसे की। 27 मार्च 1992 की सुबह सिस्टर अभय 4 बजे उठीं। गर्मी के कारण वह पानी लेने फ्रिज के पास गई। उसने फादर थॉमस कोट्टूर, फादर जोस पुत्रिक कायल और सिस्टर सेफी को गलत स्थिति में देखा। इससे पहले कि वह भाग पाती, उन्होंने सिस्टर अभय पर हमला रसोई से एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके सिर पर मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि उसके सिर में चोटें थीं। इसके बाद आरोपियों ने सिस्टर अभया को कुएं में खींचकर फेंक दिया ताकि वह अपना अपराध छिपा सके।